नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल। साइकोलॉजी की ये क्लास है, क्लास नंबर 43 है और आपके साइकोलॉजी में इकाई तीसरी चल रही है। ठीक है, अभी इकाई थर्ड चल रही है। इकाई फर्स्ट और सेकंड में पूरी करा चुका हूँ, तो इकाई थर्ड आपके जो व्यक्तिगत विभिन्नता ये टॉपिक है। ठीक है, इकाई थर्ड में टॉपिक चल रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ा के मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ बताई थी आपको कि भाई इसमें अनेक प्रकार के बालक होते हैं। उसमें मैंने आपको प्रतिभाशाली बालक पढ़ा दिया है, उसमें मैंने आपको मंदबुद्धि बालक पढ़ा दिया है। और आज पढ़ेंगे मित्रों, जो तीसरा बालक है वो आता है पिछड़ा बालक। ठीक है, पिछड़ा बालक क्या होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको जानेंगे, समझेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पिछड़े बालक के बारे में। साथियों, पिछड़े बालक की बात की जाए तो पिछड़ा बालक होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली इसको लेके चलेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको याद होगा। तो समझिए, ऐसे बालक जो अपने हम उम्र के अन्य बालकों की तरह शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। कि कक्षा में बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की तरह जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है उनका, जो जैसे टेस्ट लिया तो उसमें कम नंबर आते हैं उनके, कोई सी भी चीज़ आए शिक्षा से संबंधित, तो उनकी तरह अगर वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। मित्रों, एक होता है मंदबुद्धि बालक और एक होता है पिछड़ा बालक। दोनों में बहुत अंतर है। पिछड़ा बालक मंदबुद्धि बालक से थोड़ा ज़्यादा जानकार होता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जानने वाला होता है, इसमें थोड़ी ज़्यादा समझ होती है। पिछड़े बालकों के बाद में मंदबुद्धि बालक आता है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, इनकी उत्पत्ति, इनकी किनकी, पिछड़े बालकों की उत्पत्ति 1913 में इंग्लैंड में मानसिक हीनता नामक विषय पर हुई एक बैठक में मंदबुद्धि बालकों से हुई। मतलब 1913 के पहले पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालकों को एक ही माना जाता था। किससे पहले? 1913 से पहले। लेकिन 1913 में इंग्लैंड में मानसिक हीनता नाम के विषय पर एक बैठक हुई। वहाँ पर पिछड़े बालकों और मंदबुद्धि बालकों दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कब से कर दिया गया? 1913 से। मित्रों, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो इनकी जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो होती है 80 से 90 के बीच में। मतलब ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है वो भी पिछड़े बालक ही कहलाते हैं। क्लियर है सभी के? अब देखो मित्रों, इनके पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं, तो मैंने यहाँ कुछ कारण लिखे हैं। आशा है ये कारण आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो मित्रों, बात करेंगे पिछड़ेपन के कारण। तो पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है? पहला कारण आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य की अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो अच्छा नहीं होता है। कि इनका, पिछड़े बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। ये कम बुद्धि रखते हैं, इनके पास बुद्धि भी कम होती है, चिंतित हुए तनावग्रसित रहते हैं। मानसिक मतलब कम बुद्धि रखते हैं, मानसिक कारण है कि नहीं है ये, और समस्याओं का मौलिक हल भी नहीं खोज पाते हैं। तो मित्रों, ये पिछड़ेपन के मानसिक कारण हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं होता है, ये कम बुद्धि रखते हैं, ये चिंतित और तनावग्रसित रहते हैं ज़्यादातर, और समस्याओं का मौलिक हल भी नहीं खोज पाते हैं। आगे भी बात की जाए मित्रों, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य तो पढ़ लिया, शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। ये हकलाना, तुतलाना, कम सुनना, कम दिखाई देना, बीमार रहना आदि इनके प्रमुख शारीरिक लक्षण होते हैं। तो मित्रों, इनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। शारीरिक कमजोरियां भी इनमें पाई जाती है। तीसरी बात की जाए इनके संवेगात्मक स्वास्थ्य की, तो इनका संवेगात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं, मतलब कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, छोटे बच्चों जैसा स्वभाव इनका होता है। भयभीत रहते हैं, डर लगता है इनको, ये हमेशा डरते रहते हैं हर चीज़ से, और इनके संवेगों पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। मतलब इनके अंदर जो संवेग उत्पन्न होते हैं उन पर भी ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे इनके अंदर मान लीजिए कि क्रोध नाम का संवेग जन्म लिया, तो क्रोध नाम के इस संवेग जन्म लेने के बाद में ये तुरंत उसे प्रदर्शित भी कर देते हैं। मतलब संवेगों पर नियंत्रण भी इनके पास नहीं रहता है। चौथी बात की जाए परिवार का वातावरण। ठीक है, परिवार का वातावरण, इनके परिवार का वातावरण भी अच्छा नहीं होता है। जो पिछड़े बालक होते हैं ये गरीब होते हैं, अधिकतर अशिक्षित माता पिता, अशिक्षित होते हैं। माता पिता में अनबन होती है, इनके जो माता पिता होते हैं उनके अनबन चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। उचित लाड़ प्यार की कमी होती है। उचित लाड़ प्यार मतलब जो लाड़ प्यार मिलना चाहिए
वो इनको नहीं मिल पाता है। माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है जिसके कारण भी ये पिछड़ जाते हैं। भरपूर व पौष्टिक भोजन इनको नहीं मिलता है, इनका अभाव रहता है भरपूर व पौष्टिक भोजन का, आदि इनके परिवार की प्रमुख विशेषता होती है। तो मित्रों ये चौथा कारण था। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा है विद्यालय का वातावरण। तो ये जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर इनके अनुकूल वातावरण नहीं होता है, मतलब विद्यालय का वातावरण भी अच्छा नहीं होता है। अध्यापक का अनुचित व्यवहार भी कभी कभी पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। अध्यापक यदि छात्रों से उचित व्यवहार नहीं करता है तो वो भी पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। जटिल पाठ्यक्रम इनका होता है, इनके स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं होता है। अनुचित वातावरण होता है, जटिल मूल्यांकन प्रणाली होती है, अनुपयुक्त शिक्षण प्रणाली का प्रयोग आदि, ये सभी चीज़ें विद्यालय से संबंधित है जो पिछड़ेपन का कारण बन जाती है। तो मित्रों ये 5 कारण थे। कौन कौन से कारण थे बिल्कुल दोबारा मैं बता रहा हूँ मित्रों। पहला अपन ने कारण पढ़ा है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा कारण पढ़ा है मित्रों शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, तीसरा कारण पढ़ा है संवेगात्मक स्वास्थ्य के बारे में, चौथा कारण पढ़ा है परिवार का वातावरण के बारे में, और पांचवा पढ़ा है मित्रों विद्यालय के वातावरण के बारे में। तो ये तो कुछ कारण थे जिनसे बालक पिछड़ जाते हैं। अब बात की जाए कि पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती है। तो जैसे हर जगह अभी पढ़ रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक पढ़ा तो उनकी विशेषता पढ़ी, मंदबुद्धि बालक पढ़ा तो उनकी विशेषता पढ़ी, फिर उनको किस प्रकार शिक्षा दी जाए ये भी पढ़ा। तो इसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे पिछड़े बालकों की विशेषताएं। तो साथियों पिछड़े बालकों की विशेषताओं की बात की जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। बार बार समझाने पर ही समझते हैं। देखो अगर बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है तो वो तो मंदबुद्धि बालक, और बार बार समझाने पर अगर समझ जाता है तो वो पिछड़ा बालक होता है। तीसरी विशेषता आती है मित्रों कि विद्यालय के पाठ्यक्रम को ये समय से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उनको कि भाई हाँ इतना टाइम मिलता है इसको पूर्ण करने का, उस टाइम पर भी ये पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ये गृह कार्य भी नहीं करते हैं, जो उनको होमवर्क दिया जाता है वो भी नहीं करते हैं पिछड़े बालक। ये कक्षा में पीछे बैठते हैं। अब देखो गृह कार्य नहीं करते, ये मक्कारी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो कर ही नहीं पाते हैं तो वो पिछड़ापन है। कोई कक्षा में पीछे बैठता है तो जरूरी नहीं है कि वो पिछड़ा बालक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो कक्षा में ज़्यादातर पीछे बैठते हैं और वो पिछड़े बालक होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बालक होते हैं जो पीछे तो बैठते हैं लेकिन वो प्रतिभाशाली भी होते हैं। तो मित्रों कक्षा में पीछे भी बैठते हैं अधिकतर ये बालक। ये पढ़ने लिखने में भी अधिक रुचि नहीं लेते हैं, इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, पढ़ाई से ज़्यादा रुचि ये नहीं लेते हैं। नेक्स्ट सातवां देखते हैं। सातवीं विशेषता आती है मित्रों कभी कभी सभी विषयों में सामान्य प्रदर्शन किंतु किसी विशेष विषय में पिछड़ जाते हैं। कि सभी विषयों में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उनको बहुत कठिन लगता है उसमें वो बहुत पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे बालक भी पिछड़े बालक ही कहलाते हैं। आठवीं विशेषता देखते हैं मित्रों अपने सहपाठियों जैसा शैक्षिक प्रदर्शन ये नहीं कर पाते हैं। इनके जो सहपाठी होते हैं वैसा शैक्षिक प्रदर्शन ये नहीं कर पाते हैं, मतलब उनसे कम जोर शैक्षिक प्रदर्शन इनका होता है, मतलब कम शैक्षिक प्रदर्शन इनका होता है, कम नंबर इनके आते हैं और जो अदर बालक कक्षा में होते हैं उनसे। नेक्स्ट देखते हैं इनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, अतः समस्याओं को हल करने में भी ये रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि ये किसे बालक है मित्रों, पिछड़े बालक है। तो ये तो थी पिछड़े बालकों की कुछ विशेषताएं। इन्हीं में से एग्जाम में प्रश्न बनता है, अच्छी तरह से इनको वापस दोबारा एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा भी देख लिया करो, क्योंकि देखने में आपके कोई पैसा नहीं लगता। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। कभी कभी सामान्य कारक भी इनके पिछड़ेपन का कारण बन जाते हैं, जिससे अत्यधिक मोटापा अगर किसी का हो तो उससे भी उसके अंदर एक तरह से ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि अरे यार मेरा तो जीवन ही बेकार है। इस प्रकार से भी ये पिछड़ सकते हैं। अत्यधिक दुबलापन भी पिछड़ेपन का कभी कभी कारण बन जाता है। बहुत कम लंबाई भी कभी कभी पिछड़ेपन का कारण बन जाती है। अत्यधिक कालापन यदि व्यक्ति है, अत्यधिक काला व्यक्ति है तो वो भी पिछड़ेपन का कारण बन सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन बन सकते हैं कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है इनके पिछड़े बालकों की शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, इनको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न इन्हीं में से बनेगा, वापस कह रहा हूँ प्रश्न बनेगा, गारंटी देता हूँ किसी भी जगह पे इतना मैटर मिल जाए तो गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों इनके शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है क्रियात्मक विधि या करके सिखाना। अगर प्रश्न आता है कि पिछड़े बालकों को किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए पिछड़े बालकों के लिए, तो मित्रों वहाँ पर आपका आंसर रहेगा क्रियात्मक विधि या करके सिखाना जो पिछड़े बालक है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो मित्रों
जैसे देखो, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मैंने प्रयोजना बताई थी, जो मंदबुद्धि बालक थे उनके लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ खेल विधि बताई थी, और जो पिछड़े बालक है उनको करके सिखाया जाना चाहिए और या फिर क्रियात्मक विधि द्वारा इनको शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरे शिक्षा का स्वरूप में देखते हैं, इनके पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प कलाओं को स्थान देना चाहिए। हस्तशिल्प कला जैसे क्या होती है, काष्ठ कला होती है, काष्ठ मतलब लकड़ी की कला, मृदु कला होती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पुस्तक कला, गृह विज्ञान आदि, इन चीज़ों का इनको बनाना सिखाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें अगर इनमें थोड़ा प्रशिक्षित हो जाए ताकि जीवन में, भावी जीवन में वो अपना गुजारा स्वयं कर सके, इसलिए इन चीज़ों को इनके पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। तीसरा देखते हैं मित्रों, इनकी कक्षाओं में अधिकतम छात्रों की संख्या 20 होती है, जबकि मंदबुद्धि में मैंने कितना बताया था, 8, और पिछड़े बालकों की कक्षाओं में अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 20 तो अधिकतम है। आगे देखते हैं, इनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा उचित उपचार करना चाहिए। मतलब ये देखना चाहिए कि यार आखिर क्या कारण है जिसके कारण ये पिछड़ रहे हैं, और उन कारणों का पता लगा करके उन कारणों को दूर करने के लिए उपचार भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, अध्यापक द्वारा उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल यूनिक, यार पिछड़ा बालक है तो है रही, ये तो पिछड़ा है, ये थोड़ी सीखेगा, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। इन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी देना चाहिए, जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं ताकि ये जीवन में कुछ कर सके, उन चीज़ों का भी इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा इनका शैक्षिक निदान कर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए, कि शैक्षिक निदान का मतलब कमजोरियों को जानना चाहिए और उनका उपचार भी करना चाहिए। मित्रों, ये था आज पिछड़ा बालक, 3 प्रकार के बालक पढ़ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है।